हेलो दोस्तों। कल आपने एपिसोड 6 देखा था और आज हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अन्वी घर पहुंची और सोफे पर अपना बैग फेंकते हुए अपने वर्क स्टेशन का सामान मेज पर रख दिया। वह गुस्से में बैठ गई। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर वह जानती थी कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और इस विषय पर वह जितना सोचती रहेगी उसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। आशावादी स्वभाव की होने के कारण उसने जो हुआ था उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसे एक नई नौकरी ढूंढनी थी और वह श्री अग्रवाल की आभारी थी कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बर्खास्त में पुलिस स्टेशन में उसकी मौजूदगी या किसी और बात का कोई जिक्र न हो। उसमें इतना लिखा था कि प्रबंधन के फैसले के कारण उसे नौकरी से निकाला जा रहा है और उसे 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और 3 महीने के बाकी सभी मुआवजे भी मिले। उसके पास कुछ पैसे जमा भी थे। वह बिना काम के 3 महीने आसानी से गुजार सकती थी, लेकिन अनवी जानती थी कि इतने लंबे समय तक बेरोजगार रहने का मतलब है प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। वह अंदर गई और जीन्स और टॉप पहन ली। उसने अपने लिए चाय बनाई। वह अपनी छोटी सी बंद बालकनी में गई और वहां बैठ गई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। मुंबई में मानसून का मौसम था और कभी कभी तो कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती थी, लेकिन उसे यह मौसम अच्छा लगता था। उसे बारिश बहुत पसंद थी। चाय करने के बाद उसने मेज से अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। यह मूल रूप से एक कमरे का अपार्टमेंट था। दूसरा हिस्सा डाइनिंग रूम था, जिसे मालिक ने बाद में दीवार और दरवाजा लाकर बेडरूम में बदल दिया था, लेकिन यह उसके और सिया के लिए ठीक था। हालांकि इसमें सिर्फ एक बाथरूम था जिसे उन्हें साझा करना पड़ता था, लेकिन कम से कम यह अपार्टमेंट उन कई अपार्टमेंटों की तुलना में साफ सुथरा था जिन्हें उन्होंने इसे लेने से पहले देखा था। साथ ही यह उनके बजट में भी था। सिया और अनवी ने मिलकर इसके लिए लगभग 15,000 रुपये दिए थे। बहुत से लोगों को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुंबई में अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल था और ये एक बढ़िया कीमत थी। और घमंडी रुद्र प्रताप को लगा कि ये एक छोटा सा घर है। हो सकता है उसके लिए ये ठीक हो, लेकिन तुलना करने के लिए उसे वास्तव में एक छोटे से कमरे जैसा अपार्टमेंट देखना पड़ता, और उनकी कीमत यहाँ उसके द्वारा भुगतान की जा रही कीमत से 10 गुना अधिक थी। वह उसके बारे में क्यों सोच रही थी? उसे तो अपनी नौकरी और सिया के बारे में सोचना चाहिए था। वह अपनी बहन को कैसे ढूंढेगी? आलू गोभी बनाते हुए वह इस सवाल पर विचार कर रही थी। चूंकि आज रात खाने वाली वह अकेली थी, इसलिए उसने सिर्फ सब्जी और 2 चपातियां बनाई। दूसरी चपाती बनाते समय उसका फ़ोन बज उठा। यह सोचकर कि कौन हो सकता है और उम्मीद करते हुए कि फ्लैट की ही कोई लड़की या उसके भाइयों का फ़ोन न हो, वह फ़ोन उठाने गई। ये एक अनजान नंबर और कोड था, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, अनवी ने कहा। दूसरी तरफ से एक लड़की ने जवाब दिया, दी। अनवी भगवान की बहुत आभारी थी। यह सिया थी, लेकिन यह सिया का नंबर नहीं था। तुम आखिर हो कहाँ? अनवी ने अधीरता से कहा। दीदी, मुझे बहुत अफसोस है, सिया ने कहा। अनवी को लगा कि उसकी आवाज़ में अनिश्चितता झलक रही है। मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। इसलिए मैं जल्दी में वहाँ से चली गई ताकि सोच विचार कर सकूँ, उसने हड़बड़ी में कहा। सिया, अनवी ने अपनी बहन के साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम चाहे जिस भी मुसीबत में हो, हम उसे सुलझा लेंगे। हम उसका कोई न कोई हल निकाल सकते हैं। उसने अपनी बहन का तनाव कम करने की कोशिश की। तुम बस घर आ जाओ, उसने बेबसी से कहा। दीदी, सिया ने कहा, और अनवी ने उसकी आवाज़ में संदेह महसूस किया। क्या हुआ है? उसने पूछा। अनवी ने सच बताने के लिए मुंह खोला, लेकिन रुद्र प्रताप की चेतावनी याद करके रुक गई। क्या पता सिया ने सच में कुछ गलत किया हो। उसने अभी अभी कहा था कि वह मुश्किल में है। क्या उसने सच में उनसे कुछ चुराया था? शायद रुद्र प्रताप सही कह रहे थे, और अगर उसने उसे उन दोनों भाइयों के बारे में बताया तो वह फिर से भाग जाएगी। अनवी ने खुद को जानबूझकर शांत किया। उसे अपनी आवाज़ संयमित रखनी होगी। कम से कम सिया का पता तो लगाना ही हो। सिया, कुछ नहीं हुआ है, उसने खुद को शांत रखते हुए कहा। बस तुम अचानक चली गई और मैंने तुम्हारे दोस्तों से पूछने की कोशिश की कि तुम कहाँ हो, क्योंकि तुम फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे किसी से भी झूठ बोलना पसंद नहीं था, और यह तो उसकी अपनी बहन थी, लेकिन उसे यह जानना ही था कि वह कहाँ है और क्या कर रही है।
हालांकि वह ये बात किसी और से नहीं कहती थी, पर वह अपनी बहन को अच्छी तरह जानती थी। वह उसकी कमियों से अनजान नहीं थी। सिया भोली थी, पर मूर्ख नहीं। ठीक है, सिया ने बिना कुछ और कहे उसकी बात मान ली। दी, उसने फिर से बोलना शुरू ही किया था कि अन्वी ने उसे बीच में ही रोक दिया। सिया, कुछ भी कहने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ हो और ठीक हो या नहीं, अन्वी ने गंभीर स्वर में कहा। जी दीदी, मैं सुरक्षित और ठीक हूँ, सिया ने जवाब दिया। अन्वी को शक हुआ कि उसने शायद आंखें घुमाई होंगी। मैं गोवा में हूँ, उसने आगे कहा, और मैंने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसमें मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते। उसने अन्वी को ऐसे समझाया जैसे वह किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हो। ठीक है, अन्वी ने संयम से कहा, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही हो, और ये कौन सी नई मुसीबत है जिसमें तुम फंस गई हो, उसने अपनी आवाज़ को सहज बनाते हुए पूछा। सिया जितना ज्यादा बोलती जाती, अन्वी की आवाज़ उतनी ही शांत और संतुलित होती जाती, मानो वह खुद को भी समझा रही हो। दीदी, असल में, सिया ने कहना शुरू किया और फिर हिचकिचाते हुए बोली, आप इस बारे में किसी से भी बात मत करना। ठीक है दीदी। जब अन्वी ने उससे वादा किया कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, तब सिया ने धीमे स्वर में आगे कहा, दीदी, मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत कुछ मांग रही हूँ, लेकिन क्या आपका यहाँ आना संभव है? यहाँ? अन्वी ने अपनी कड़क होती आवाज़ में पूछा। तुम्हारा मतलब गोवा से है? उसने ऐसे कहा जैसे उसने ठीक से सुना ही न हो। हाँ, सिया ने परेशान स्वर में जवाब दिया। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दीदी, यहाँ मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ आ जाओगी तो हम दोनों मिलकर मेरी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। और जैसे ही उसे लगा कि दीदी मना कर देंगी, उसने विनती करते हुए कहा, प्लीज़ दीदी, मैं आपसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। उसकी आवाज़ बेबसी से कांप रही थी। अन्वी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। वह आसानी से जा सकती थी, उसे किसी छुट्टी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी अभी उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन इस समय उसे अपनी नौकरी से ज़्यादा सिया की चिंता सता रही थी। आखिर सिया घर आने से इतना क्यों डर रही थी? उसकी समस्या कितनी गंभीर हो सकती थी? अन्वी ने खुद से कहा, वह अब इन सवालों में उलझकर भाग नहीं सकती। ठीक है, अन्वी ने एक गहरी आह भरते हुए कहा, मैं आऊंगी। तुम गोवा में कहाँ रहती हो? उसने पूछा। लेकिन क्या आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी? सिया ने पूछा। हाँ, मुझे पता है, अन्वी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मैं कोई बहाना बना लूंगी। झूठ बोलने पर खुद को कोसते हुए उसने आगे पूछा, आप कहाँ रह रही हैं और मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकती हूँ? मैं इसी रिसोर्ट में ठहरी हुई हूँ, सिया ने कहना शुरू ही किया था कि अन्वी ने उसे बीच में ही रोक दिया। सिया, एक रिसोर्ट? अन्वी ने अविश्वास से कहा। एक तरफ उसकी बहन उसे कह रही थी कि वह अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसके प्रीपेड कार्ड में पैसे नहीं हैं, और दूसरी ओर वह खुद एक रिसोर्ट में ठहरी हुई थी। सिया को कब समझ आएगा कि कमाई से ज़्यादा खर्च करना कभी फ़ायदेमंद नहीं होता? दीदी, सिया अपनी बहन के कंजूस स्वभाव से चिढ़कर बोली, मैं किसी छोटे से होटल में नहीं रह सकती। वैसे भी मुझे एक वेबसाइट पर अच्छा ऑफ़र मिला है। अन्वी जानती थी कि सिया झूठ बोल रही है। वह अपनी बहन को अच्छी तरह जानती थी। तुम्हें पता चाहिए या नहीं? सिया ने थोड़ा चिढ़कर पूछा। ठीक है, ठीक है, अन्वी ने झुंझलाते हुए कहा और लिखने के लिए नोटपैड निकाल लिया। पता लिखते ही उसकी आंखें उस जगह का नाम देखकर चौड़ी हो गईं जहां उसकी बहन ठहरी हुई थी। वह कोलवा बीच पर एक 5 सितारा बीच रिसोर्ट में ठहरी थी। अन्वी ने सिर हिलाया। सिया को क्या हो गया था? उसने सिया से संपर्क करने के लिए नंबर और उसके कमरे का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद सिया ने फ़ोन रख दिया। अन्वी ने अपना माथा पकड़ लिया। सिया ऐसे होटल में रहने का खर्च कैसे उठा सकती थी? खुद होटल में काम करने की वजह से वह किराए का अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकती थी। सिया हमेशा से ही खर्चीली थी। इंदौर में भी उसका यही हाल था। अन्वी पैसों के मामले में हमेशा समझदार रही थी, लेकिन सिया के पास कभी पैसे टिकते नहीं थे। कोई भी रकम उसके लिए काफ़ी नहीं होती थी, और वह हमेशा शॉर्टकट तरीकों से अमीर बनने का सपना देखती रहती थी। वह मेहनती नहीं थी, इसलिए उसकी नौकरी जल्दी जल्दी बदलती रहती थी। एक ही चीज़ थी जो वह लगातार करती रही, दूसरों का मेकअप करना। वह अंधेरी के एक स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट थी। कॉफ़ी शॉप में जो नौकरी वह करती थी वह पार्ट टाइम थी,
ताकि अपनी खरीदारी के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सके। वह खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे रेस्टोरेंट में जाना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था। अन्वी ने अपना सिर हिलाया। क्या उसने प्रताप परिवार से वह चीज चुराई थी ताकि उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके? धिक्कार है उस लड़की पर। उसी की वजह से अन्वी इतनी मुसीबत में थी और वह किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। उसका दिल जल रहा था। नहीं, उसका दिल नहीं जल रहा था। उसने हवा को सूंघा। कुछ तो जरूर जल रहा था। वह दौड़कर रसोई में गई। उसकी रोटी जल रही थी। वह पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसने गैस बंद करते हुए नाक से कोड़ी। कितना बुरा हुआ, उसे ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ। उसकी बदकिस्मती कब पलटेगी? उसने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि उसे उस घमंडी रुद्र प्रताप को फोन करके बताना होगा कि उसकी बहन मिल गई है। लेकिन वह भी उसके साथ जाएगी। क्या पता यह सब कोई बड़ी गलतफहमी हो। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को बेवजह परेशान किया जाए। वह जानती थी कि अगर कोई उसकी ये बात सुनेगा तो इसे उसके नकारात्मक सोच का नतीजा समझेगा, कि खुद शक होने के बावजूद भी वह सामने वाले को शक का फायदा देना चाहती थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत पहले ही करवट ले चुकी थी। अब वह अच्छे के लिए पलटेगी या बुरे के लिए, यह देखना अभी बाकी था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर रोज कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।